1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ है। बिल्कुल। आज हम इसी साल हुए विद्रोह की परतों को खोलने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो तस्वीरों और नक्शों के साथ एक काफी विस्तृत ब्यौरा देते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ तारीख और नाम दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 100 साल से जो गुस्सा पनप रहा था वो आखिरकार फटा कैसे। सही बात है। और सबसे बड़ा सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी, क्या ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था जैसा अंग्रेज कहते थे, या ये भारत की आजादी की पहली लड़ाई थी? और यही सवाल सबसे अहम है। और देखिए, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। 1857 कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी जमीन तो 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद से ही तैयार हो रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करती जा रही थी। आज हम उन नीतियों की चीर फाड़ करेंगे जिन्होंने राजाओं से उनका राज छीना, किसानों से उनकी जमीन और सिपाहियों से उनका धर्म। और फिर बात करेंगे उस एक चिंगारी की जिसने इस बारूद के ढेर में आग लगा दी। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इस बारूद के बनने की प्रक्रिया से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि वजहें दो तरह की थीं। एक वो जो लंबे समय से पनप रही थी, और दूसरी तात्कालिक। पहले उन लंबी वजहों पर बात करते हैं। इसमें दो ब्रिटिश नीतियां बहुत बदनाम हैं, वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति। हाँ, सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस। अब नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? हाँ, सहायता करने वाली संधि। पर ये एक तरह का मीठा जहर था। इसके तहत अंग्रेज भारतीय राजा से कहते थे कि हम आपको सुरक्षा देंगे, हमारी सेना आपके राज्य में रहेगी। अच्छा। लेकिन उस सेना का सारा खर्चा आप उठाएंगे। एक मिनट, सेना अंग्रेजों की जो राजा की सुरक्षा कर रही है और उसका खर्चा भी राजा ही दे रहा है, ये तो बड़ी अजीब बात है। ये ऋतु खेल था। ये एक अदृश्य कब्जा था। अंग्रेज आपकी ही जमीन पर आपके ही पैसे से आप पर ही नजर रखने के लिए एक सेना खड़ी कर रहे थे। राजा अपनी सेना नहीं रख सकता था, किसी और यूरोपीय शक्ति से बात नहीं कर सकता था। धीरे धीरे राजा अपनी ताकत खो देता था और पूरी तरह अंग्रेजों पर निर्भर हो जाता था। मतलब राज्य अंदर से खोखला हो रहा था पूरी तरह से। और हड़प नीति तो नाम से ही लगता है कि ये मीठा जहर नहीं, ये तो सीधा हमला था। बिल्कुल। डलहौजी की हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक तरह से राज्यों का कॉर्पोरेट टेकओवर जैसा था। नियम सीधा था। क्या था नियम? अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा यानी सीधा वारिस नहीं है, तो उसकी मौत के बाद उसका राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और गोद लिए हुए बेटे का क्या? गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। और ये भारतीय परंपरा पर सीधा हमला था, जहां गोद लेने की प्रथा सदियों से चली आ रही थी। इसी के तहत सतारा, झांसी, नागपुर, ऐसे कई राज्यों को हड़प लिया गया। लेकिन अवध का मामला तो इससे भी अलग था। वहां तो नवाब वाजिद अली शाह का बेटा ब्रिजेश कादिर था, मतलब सीधा वारिस मौजूद था। फिर अवध को क्यों हड़पा गया? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्या ये अंग्रेजों के लालच का खुला प्रदर्शन था? देखिए, अवध बहुत अमीर राज्य था, वहां से बहुत लगान आता था। अंग्रेजों की नजर उस पर बहुत पहले से थी। जब हड़प नीति काम नहीं आई तो डलहौजी ने एक नया बहाना बनाया। अच्छा। क्या बहाना? कुशासन का। उन्होंने नवाब पर आरोप लगाया कि वो ठीक से राज नहीं चला रहे हैं और 1856 में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मतलब साफ था, अंग्रेजों के लिए नियम और कानून सिर्फ एक बहाना थे, असल मकसद तो सत्ता ही था। बस जब संधि से काम चला तो वो ठीक, और जब नहीं चला तो कोई और आरोप लगा दिया। तो जमीन पूरी तरह तैयार थी, राजा नवाब नाराज थे, किसान भारी लगान से परेशान थे, और आम लोगों के मन में भी डर था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। और वो चिंगारी आई एक नई राइफल के साथ। एनफील्ड राइफल। हाँ, सेना में पुरानी ब्राउन बेस राइफल की जगह नई एनफील्ड राइफल लाई गई। और इस राइफल के कारतूस की कहानी ही विद्रोह का तात्कालिक कारण बनी। क्या था इन कारतूसों में? इन कारतूसों पर एक कागज की परत होती थी, जिसे राइफल में लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। जल्द ही सिपाहियों में यह खबर फैल गई कि इस कागज पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। एक मिनट, क्या ये वाकई सिर्फ एक अफवाह थी या अंग्रेज जानबूझकर ऐसा कर रहे थे? देखिए, ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं कि ये अंग्रेजों की कोई सोची समझी साजिश नहीं थी। तो फिर ये उनकी घोर लापरवाही और भारतीयों की धार्मिक भावनाओं के प्रति उनके तिरस्कार का नतीजा था। उन्हें बस इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता था कि इससे हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बिल्कुल। उनके लिए ये सिर्फ एक कारतूस था,
लेकिन भारतीय सिपाहियों के लिए ये उनके धर्म और इज्जत पर सीधा हमला था। और इसी हमले का पहला जवाब मंगल पांडे ने दिया। बिल्कुल। मंगल पांडे बंगाल की बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। जब उन्हें इन कारतूसों के बारे में पता चला तो उनका खून खौल उठा। 29 मार्च 1857 को उन्होंने बगावत कर दी और 2 अंग्रेज अफसरों लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन पर हमला कर दिया। और फिर उन्हें पकड़ लिया गया। हाँ, और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे की शहादत ने उस चिंगारी को आग में बदल दिया। मंगल पांडे की शहादत ने आग तो लगा दी, लेकिन ये एक संगठित विद्रोह में कैसे बदली? इसकी शुरुआत तो मेरठ से हुई है ना? हाँ, विद्रोह की असली और संगठित शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई। वहां सिपाहियों ने नए कारतूस इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया। और फिर उन्होंने अपने साथी सिपाहियों को जेल से छुड़ाया, अंग्रेज अफसरों को मार डाला और दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। वो दिल्ली ही क्यों गए? क्योंकि उन्हें एक प्रतीक, एक नेता चाहिए था, और उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से बड़ा कोई प्रतीक नहीं था। तो जब मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे और उन्होंने एक बूढ़े बादशाह को अपना नेता चुना, तो क्या ये आग सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रही? नहीं, ये आग जंगल की आग की तरह फैली। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बरेली, बिहार, पूरा उत्तर और मध्य भारत इसकी चपेट में आ गया। और हर जगह विद्रोह का चेहरा अलग था, उसके नेता अलग थे। हाँ, बिल्कुल। यही बात दिलचस्प है। दिल्ली में तो एक बूढ़े बादशाह को प्रतीक बनाया गया, लेकिन बिहार में कहानी बिल्कुल अलग थी। वहां 80 साल के कुंवर सिंह थे, जो इस उम्र में भी अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गए। ये दिखाता है कि विद्रोह में हर उम्र और तबके के लोग शामिल थे। सही कहा। लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कादिर के नाम पर हुकूमत की बागडोर संभाली। और कानपुर में नाना साहब? हाँ, नाना साहब, जिनका असली नाम धोंदू पंथ था, वो अपनी छीनी हुई पेंशन के लिए लड़ रहे थे। और उनके साथ थे तात्या टोपे जैसे ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। और झांसी का तो जिक्र ही अलग है, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, हड़प नीति के तहत उनका राज्य छीन लिया गया था और उन्होंने जिस बहादुरी से लड़ाई लड़ी उसकी तारीफ तो उनके दुश्मन ने भी की। जनरल ह्यूरोज ने? हाँ, जनरल ह्यूरोज, जो उन्हें हराने आया था, वही उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यहाँ लेटी हुई औरत विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। दुश्मन से ऐसी इज्जत पाना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनका शौर्य किस स्तर का था। ये सारी कहानियां सुनकर एक सवाल फिर से उठता है। ये सब अपने अपने इलाकों के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब अपनी पेंशन के लिए, रानी लक्ष्मीबाई अपनी झांसी के लिए, बेगम हजरत महल अपने अवध के लिए। हाँ, तो क्या इसे राष्ट्रीय संग्राम कहना सही है, या ये अलग अलग शिकायतों का एक मजमुआ था जो एक साथ फट पड़ा? ये बहस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तरफ इन सबका एक साझा दुश्मन था, अंग्रेज, और वो बहादुर शाह जफर के नाम पर एकजुट होने की कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उनके पास भविष्य का कोई साझा नक्शा नहीं था। उन्हें ये नहीं पता था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत कैसा होगा। शायद इसीलिए इतनी जबरदस्त आग फैलने के बावजूद ये विद्रोह आखिरकार असफल हो गया। तो चलिए अब इस पर आते हैं। इतनी जबरदस्त आग पूरे उत्तर भारत में फैली, फिर ये बुझ कैसे गई? इसकी असफलता के क्या कारण थे? कई कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा और दुखद कारण था अपनों की ही गद्दारी। गद्दारी? हाँ, जब विद्रोही लड़ रहे थे तब ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम और कई दूसरे भारतीय राजा और जमींदार अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। अच्छा। उन्होंने विद्रोहियों को रोकने में अंग्रेजों की मदद की। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने बाद में कहा भी था कि इन शासकों ने तूफान में लहरों को रोकने वाले बांध की तरह काम किया। एक तो और एक बड़े नेता की कमी भी तो महसूस हो रही थी। बिल्कुल, कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था जो सबको एक साथ लेकर चल सके। बहादुर शाह जफर बूढ़े थे और सिर्फ नाम के नेता थे। और लड़ाई अलग अलग नेता अपने अपने तरीके से लड़ रहे थे। हाँ, उनमें कोई तालमेल नहीं था। इसके अलावा विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल का बड़ा हिस्सा इससे अछूता रहा। एक और बात जो स्रोत में बताई गई है वो है पढ़े लिखे तबके की उदासीनता। जो उस समय का एजुकेटेड क्लास था वो इस विद्रोह से दूर रहा। ऐसा क्यों? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उस समय के पढ़े लिखे भारतीयों का एक बड़ा हिस्सा ये मानता था कि अंग्रेज अपनी तमाम बुराइयों के बावजूद भारत को आधुनिक बना रहे हैं। जैसे सती प्रथा का अंत, रेलवे, टेलीग्राफ। हाँ, इन चीजों को वो प्रगति के रूप में देखते थे।
उन्हें डर था कि अगर ये विद्रोह सफल हो गया तो देश वापस पुराने सामंती दौर में चला जाएगा। इसलिए उन्होंने इससे दूरी बनाए रखी। बिल्कुल। और आखिर में हथियारों का अंतर तो था ही। विद्रोहियों के पास तलवारें और पुरानी बंदूकें थी, जबकि अंग्रेजों के पास आधुनिक राइफलें और तोपें थी। ये एक असमान लड़ाई थी। तो विद्रोह तो कुचल दिया गया, दिल्ली पर फिर से कब्जा हुआ, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। लेकिन क्या इसके बाद भारत और अंग्रेजों का रिश्ता पहले जैसा रहा या सब कुछ बदल गया? नहीं, सब कुछ बदल गया। ये एक युग का अंत था। सबसे बड़ा और सीधा परिणाम ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का 100 साल पुराना शासन खत्म कर दिया गया। कंपनी राज खत्म? हाँ, ब्रिटिश संसद को एहसास हुआ कि एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे भारत जैसे विशाल देश को नहीं छोड़ा जा सकता। तो सत्ता किसके हाथ में गई? भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में एक दरबार लगाकर इसकी घोषणा की गई। तो अब भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, किसी कंपनी की जागीर नहीं। सही कहा। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जिसका मतलब होता है राजा का प्रतिनिधि, और लॉर्ड कैनिंग भारत के आखिरी गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय बने। सेना में भी बड़े बदलाव किए गए होंगे। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर तो अपनी सेना से ही लगा होगा। बिल्कुल। उन्होंने सेना को नए सिरे से बनाया। भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत कम कर दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। तोपखाने जैसे महत्वपूर्ण विभाग पूरी तरह यूरोपीय सैनिकों के हाथ में दे दिए गए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति को सेना में भी लागू किया। वो कैसे? उन्होंने सिखों, गुरखाओं और पठानों को लड़ाकू जातियों का दर्जा दिया और उन्हें अवध और बिहार के सैनिकों के खिलाफ खड़ा किया, जिन्होंने विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मकसद साफ था कि भारतीय फिर कभी धर्म या क्षेत्र के नाम पर ऐसे एकजुट ना हो सकें। बिल्कुल। तो मतलब अंग्रेजों ने 1857 से सबक सीखा और उनका अगला कदम भारत को और कसकर अपनी मुट्ठी में लेना था। हाँ, 1857 का विद्रोह भले ही हार गया, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी और इसने भारतीय इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कैसे? इसी विद्रोह की राख से भारत में संगठित राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। लोगों को पहली बार ये एहसास हुआ कि हमारा दुश्मन एक है और उससे लड़ने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। तो ये थी 1857 की कहानी। 100 साल का गुस्सा, एक चर्बी वाले कारतूस की चिंगारी, पूरे उत्तर भारत में फैली आग और फिर उस आग का क्रूरता से दमन। बिल्कुल। और जाते जाते हम श्रोताओं को उसी सवाल पर वापस छोड़ जाते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इतिहासकार वीडी सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। वहीं आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकार का कहना था कि यह न तो पहला, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये विचार सोचने पर मजबूर करता है कि 1857 का असली स्वरूप क्या था। क्या ये एक आखिरी कोशिश थी अपनी रियासतें और पुरानी दुनिया बचाने की, या ये एक नए राष्ट्र के जन्म की पहली चीख थी? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।